स्टेपल फूड वो फूड जो हम डेली लाइफ में यूटिलाइज करते हैं, अपनी डेली डाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की डाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे स्टेपल फूड कहते हैं। जो हम यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोग हैं, इनकी स्टेपल फूड जो है वो व्हीट है, गंदम। ठीक है। तो हमारा इन्हिसार गंदम पे ज्यादा है, गंदम से ही हम हर चीज, हर प्रोडक्ट हम गंदम से ही तैयार कर रहे हैं। आप जितनी भी बेकरी आइटम्स खरीदते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, पेस्ट्रीज हैं, पास्ताज हैं, पिज्जाज हैं, ठीक है, रोटी है, बिस्किट्स हैं, ब्रेड है, whatever the confectionery products are there, they are actually being manufactured from wheat। तो वो wheat से कैसे बनाई जाती हैं? क्योंकि wheat में जो important component है वो स्टार्च है। स्टार्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब हम इस स्टार्च को ही यूटिलाइज करते हुए डिफरेंट जो है वो फूड प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं एंजाइम्स के जरिए। स्टार्च पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? एमिलेज। एमिलेज एंजाइम है जो स्टार्च पे एक्ट करता है। ठीक हो गया। एमिलेज या अमाइलेज, जिस तरह आप इसको आपके लिए इजी हो इसको प्रोनाउंस करने में, ये जो है ये स्टार्च पे एक्ट करता है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। अब देखिए, माल्टोज भी एक कार्बो, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है स्टार्च। तो जब स्टार्च को ब्रेक डाउन किया जाएगा तो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगी, माल्टोज से डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं। देखें, लेमन माल्ट अगर आप लोगों ने कभी पी हो, तो लेमन माल्ट जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन किया जाता है माल्टोज। तो माल्टोज से फिर वो जो है उसकी आगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं, जिसमें लेमन माल्ट और डिफरेंट पीच माल्ट, डिफरेंट फ्लेवर्स अवेलेबल है। ठीक है। अब आप देखें, स्टार्च जो है इसका कोई जायका नहीं होता, लेकिन जब स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन किया जाता है तो माल्टोज का जायका कड़वा होता है, इसलिए लेमन माल्ट में एक कड़वाहट आती है, अगर आप लोगों ने कभी पी हो। तो फिर लेकिन अगर हम माल्टोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो माल्टोज ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है तो उसमें हल्की हल्की सी मिठास आ जाती है। ठीक है। आप देखें, ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि स्टार्च है, स्टार्च का कोई जायका नहीं, लेकिन जब स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका जायका कड़वा हो जाता है। लेकिन जब माल्टोज को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है तो उसमें हल्की हल्की सी मिठास आ जाती है। ठीक हो गया। अब ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को आप डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं फूड इंडस्ट्री। ठीक है। इससे ब्रेड बनती है, इससे बिस्किट्स तैयार होते हैं, वो व्हीट की स्पेशल टाइप होती है। ठीक है। और इससे जो आपके जो रस्क हैं, केक रस्क हैं, डिफरेंट कन्फेक्शनरी आइटम्स जो हैं, वो इसी से प्रिपेयर होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे आ जाए ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री कहते हैं ये बेवरेजेस होते हैं, ठीक है, मशरूबात जो होते हैं उनके लिए। तो अब उसमें भी स्टार्च का बहुत अहम रोल है। अब वो कैसे रोल है? अब आप फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है, वो कभी सुना हो कि फर्मेंटेशन वो प्रोसेस है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कि जिसके ज़रिए जो स्टार्च को हम कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज़ में और फिर ग्लूकोज़ की हम फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन के नतीजे में अल्कोहल तैयार होती है और डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स भी तैयार होती हैं। ठीक हो गया? तो वो ब्रूइंग इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल आ जाता है। ठीक हो गया? मैं दोबारा बता देता हूँ। जो स्टार्च के ज़रिए हम ग्लूकोज़ प्रिपेयर करते हैं, उस ग्लूकोज़ की फर्मेंटेशन करते हैं। उस फर्मेंटेशन के ज़रिए हम अल्कोहल भी प्रोड्यूस की जा सकती है और डिफरेंट और भी जो हैं केमिकल्स हैं वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ठीक है? इसी तरह प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके भी हम लोग कर सकते हैं। यीस्ट एक फंगस है। यीस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है ब्रूइंग इंडस्ट्री में। यीस्ट ये वो फंगस है जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, हमारे लिए हार्मफुल भी है। बेनिफिशियल इस तरह से है कि हम इससे डिफरेंट आइटम्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक हो गया? वो कौन-कौन सी आइटम्स है? अभी मैंने जैसे बताया, जो अल्कोहल है वो इससे तैयार की जाती है। ठीक है? फर्मेंटेशन कौन सा प्रोसेस है? एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इसको डिटेल में डिस्कस। पेपर इंडस्ट्री, पेपर कैसे तैयार किया जाता है? पेपर जो है वो वुड पल्प से तैयार किया जाता है, लकड़ी से तैयार किया जाता है, दरख्तों से। अब वो क्या किया जाता है, दरख्तों का जो लकड़ी है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो केमिकल है दैट इज स्टार्च। ठीक है। अब स्टार्च को जो है वो एंजाइम के जरिए ब्रेक डाउन किया जाता है, क्योंकि स्टार्च काफी ज्यादा विस्कस होता है। विस्कस मीन जो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। तो उस स्टार्च की विस्कोसिटी को ब्रेक किया जाता है, उसको लूजन किया जाता है स्टार्च को।
जब वो लूज़ हो जाती है, वो एंजाइम के ज़रिए उसकी विस्कोसिटी को ब्रेक किया जाता है। जब वो लूज़ हो जाती है तो एक बहुत थिन लेयर बन जाती है। उस थिन लेयर से फिर पेपर तैयार होता है। ये पेपर जिसको हम अपना काम करते हैं। ठीक हो गया जी? उसके बाद आ जाते हैं बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। बायोलॉजिकल ये जो एरियल, सर्फ एक्सेल और डिफरेंट नगीना ये सर्फ है, ये जितने भी हैं, इनमें एंजाइम्स के छोटे-छोटे माइक्रोस्कोपिक पैकेट्स यूज़ किए जाते हैं। कभी आपने देखा हो सर्फ एक्सेल में व्हाइट कलर के और ऑरेंज कलर के, रेड कलर के, ब्लू कलर के जो है पार्टिकल्स होते हैं। उनमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं। उन पैकेट्स के अंदर एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स को पैक किया गया होता है। ठीक है? जैसे ही आप सर्फ जो है मशीन में डालते हैं, डिटर्जेंट मशीन में डालते हैं, तो वो पैकेट्स जो है वो खुल जाते हैं और एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। और जब भी जिस कपड़े पे दाग लगा हो, मिसाल के तौर पे किसी कपड़े पे स्टार्च का स्टेन लग गया, तो स्टार्च के स्टेन को रिमूव करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेजेज़ का इस्तेमाल करना होगा। कार्बोहाइड्रेजेज़ वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट्स पे वर्क करते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे अभी जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी एमिलेज़। एमिलेज कार्बोहाइड्रेजेस की एक टाइप है। कार्बोहाइड्रेजेस वो एंजाइम्स जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है? अगर अब किसी पे कपड़े पे किसी के कपड़े पे प्रोटीन का स्टेन लग गया, ब्लड का स्टेन लग गया, तो उसके लिए प्रोटीएजेस होते हैं। प्रोटीएजेस वो एंजाइम है जो प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं। इसी तरह अगर ऑयल का स्टेन लग गया, ठीक है? तो उसके लिए लाइपेजेस होते हैं। लाइपेजेस वो एंजाइम्स हैं जो लिपिड्स पे एक्ट करते हैं, उनको ब्रेक डाउन ठीक है? तो ये छोटे-छोटे जो है ना पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ये दाने-दाने से हैं सर्फ में, ठीक हो गया? तो उनमें एंजाइम्स यूज़ होते हैं। एंजाइम ये बेसिकली करते क्या हैं? जो कपड़ों पे जो स्टेन लगा होता है, लेट्स से कि ऑयल का स्टेन लगा हुआ है, तो लाइपेजेस उन पैकेट्स के अंदर मौजूद हैं, वो लाइपेजेस उस ऑयल के स्टेन पर एक्ट करेंगे, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। जब वो ब्रेक डाउन करेंगे तो वाटर के लिए एंट्री जो है जो कपड़ों के रेशे होते हैं जिन्हें फाइबर्स कहा जाता है, बारीक-बारीक फाइबर्स होते हैं, वाटर को मौका मिल जाता है उनके अंदर पेनिट्रेट करने का। जब पेनिट्रेट करता है तो वो फैटी एसिड जो वो फैट्स के मॉलिक्यूल या लिपिड्स के मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुए उनको निकाल देते हैं, जिसकी वजह से कपड़े जो हैं वो निखर जाते हैं, वो उनमें स्टेन रिमूव होता है। So these are the some uses of enzymes, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है देयर आर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता था 4 मार्क का पार्ट्स पार्ट्स की फॉर्म में, इवन के 5 मार्क्स का भी आ जाता होता। जो हमारा सबसे पहला फैक्टर है वो है टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज बेटे इसको गौर से ध्यान से मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा, इसको ध्यान से समझना है। आप ये बात ज़हन में रखें कि अगर आपने अपना फ़ोकस और कंसंट्रेशन लूज़ की इसको समझने में, तो समझ लें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी बाद में आपको, वो मुश्किल हो जाएगा। ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी? अब ये कैसे इफेक्ट करता है? मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। ठीक है? वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस पे हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है। देखें जब एंजाइम का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जब मेटाबॉलिज्म का हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जिनको स्टार्ट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है? अब वो हमारी बॉडी में वो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है इतना ज़्यादा देना। तो फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए वो स्पेशल क्लास ऑफ एंजाइम्स रखे हुए हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं कि जहाँ पे 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे 400 डिग्री सेंटीग्रेड एक रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए होता है, एंजाइम की मौजूदगी में वो 37 पे ही हो जाता है। तो हमारी बॉडी में वो रिएक्शंस हो जाते हैं, ठीक है? वो इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर
वो एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर से बढ़ जाए तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी इफेक्ट होती है। कैसे? हमारी बॉडी का जो एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द एंजाइम इन आवर बॉडी दे एक्ट बेस्ट एट 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? अब एक बात ध्यान में रखिए, टेम्परेचर का इफेक्ट 0 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो तो एंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे देखें, ये 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ पर एंजाइम इनएक्टिव है यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज करती चली जा रही है। एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है? until a certain point is reached, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है। ये देखें, ये एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, लेकिन यहां से अगर हम मजीद टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो वो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया? जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एक्टिविटी इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो जाएगी। तो वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, उस टेम्परेचर को उस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है दिस विल बी नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर, और वो 37 डिग्री सेल्सियस बनता है। नहीं बेटे दानियाल, वो 46 डिग्री सेल्सियस नहीं बताया था, वो 37 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया था। ठीक है? तो वो टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर इंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम एक्टिविटी। ठीक हो गया? अच्छा, अब लेकिन ये मजीद अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो ये एक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है? उसकी एक खास वजह है। जितने भी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, आप लोगों ने केमिस्ट्री में काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी पढ़ा होगा। ठीक है? उस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हर जो मॉलिक्यूल होता है उसको, बेटे आप ये जो जिसने अपना नाम लिखा है कोरोना वायरस पहले अपना नाम चेंज करें। ठीक है? फिर समझ भी आ जाएगा बेटे, तवज्जो कीजिए, शाबाश। अच्छा, मैं अगेन थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होना शुरू होती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि मजीद अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है? तो वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, उस टेम्परेचर को उस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स मौजूद हैं उनका, मोस्ट ऑफ एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अब यहाँ पर एक पॉइंट कि अगर हम टेम्परेचर मजीद इंक्रीज करते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है? उसकी रीजन मैं आपको बताने लगा था कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो कहती है कि हर मॉलिक्यूल को उसकी प्रॉपर शेप में रहने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है। जो एंजाइम्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर ग्लोबुलर होता है। ठीक हो गया? जितने भी एंजाइम्स हैं उनका 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है? अब वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कैसे बनता है? हर एटम और हर मॉलिक्यूल के दरमियान कुछ बॉन्ड्स बने होते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस होती हैं। ठीक हो गया? अब वो वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो है आपस में
इनको एंजाइम के 3D स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन जब आप टेम्परेचर जो है नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स की जो उस मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाएगी तो उनके दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और जो वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं वो ब्रेक हो जाएंगी। जब वीक वंडरवॉल फोर्सेस ब्रेक होंगी तो उनका जो 3D शेप है वो लूज हो जाएगी। जब 3D शेप लूज हो जाएगी तो उनकी एक्टिव साइट नहीं रहेंगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं एंजाइम हैव बीन डीनेचर्ड। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो एंजाइम की डीनेचुरेशन हो जाती है। वो डीनेचुरेशन क्या होती है? डीनेचुरेशन ये होती है कि ईच एंड एवरी एंजाइम हैव अ 3D स्ट्रक्चर which is held together by weak bonds or weak intermolecular forces and van der Waals forces। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाती है। जब वो वाइब्रेट करेंगे, ये देखें, अगर ये दो एटम्स हैं, ठीक है, जब इनको टेम्परेचर हम ज्यादा देंगे तो क्या होगा, इनकी वाइब्रेशन इंक्रीज करेगी, ठीक है, और ये सेपरेट हो जाएंगे। जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो इनके दरमियान जो है वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी वो खत्म हो जाएंगी। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएंगी तो एंजाइम का जो 3D स्ट्रक्चर है वो लूज हो जाएगा। जब 3D स्ट्रक्चर लूज हो जाएगा तो हम कहते हैं कि एंजाइम की शेप चेंज होगी, और इस शेप के चेंज हो जाने को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। व्हाट इज द टेम्परेचर आफ्टर विच द एंजाइम डीनेचर? देखिए बेटे, ये एंजाइम के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। कुछ एंजाइम जो है 38 डिग्री सेल्सियस पे डीनेचर हो जाते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो 40 पे होते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो 41 पे हो जाएंगे। इट डिपेंड्स। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हैं उनकी जो एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई है हमारी बॉडी में वो 37 पे मैक्सिमम हो। जो डीनेचुरेशन है वो डिपेंड ये करता है कि एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर कैसा है, राइट? तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। अगला जो हमारा पॉइंट है वो इफेक्ट ऑफ पीएच है। पीएच, जो पीएच है उसे हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी, कि कितने हाइड्रोजन आयंस मौजूद है। अच्छा, ये मैं आपको एक शेप के जरिए, एक डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। पहले ये देख लें, जिस तरह एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है एंजाइम को वर्क करने के लिए, इसी तरह एक ऑप्टिमम पीएच की भी जरूरत होती है एंजाइम को वर्क करने के लिए। जिस तरह एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत है एंजाइम को एक्ट करने के लिए, तो हर एंजाइम को वर्क करने के लिए ऑप्टिमम पीएच की भी जरूरत होती है। कुछ एंजाइम जो है वो एसिडिक पीएच में, हाँ जी बेटे, ये सारा याद करना है, ये सारा याद करना है। कुछ एंजाइम्स जो हैं वो एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं, कुछ एंजाइम जो है अल्कलाइन पीएच पे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा स्टमक जो है, हमारे हमारे स्टमक में क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है कि उसके अंदर HCl होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं, राइट। अब HCl जो है उसकी पीएच जो है 1 होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग पीएच। अब उस पीएच में कुछ एंजाइम वर्क करते हैं जैसे कि पेप्सिन है। अब पेप्सिन, ये पेप्सिन जिससे पेप्सी का वर्ड निकला, जिससे पेप्सी का वर्ड निकला, ठीक है। अ, अब ये प्रोटीएज है, ठीक हो गया। प्रोटीएज का मतलब क्या है कि जो प्रोटीन्स पे एक्ट करता है। एंजाइम या तो एसिडिक कंडीशन पे वर्क करेंगे बेटे या अल्कलाइन कंडीशन में वर्क करेंगे, ठीक है। या तो पीएच वो एसिडिक होगी यानी 6 से लेकर 1 तक, या फिर वो अल्कलाइन पीएच होगी 8 से लेकर 14 तक, ठीक है। अब मैं आपको स्टमक की एग्जांपल दे रहा हूँ। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक हो गया। अब और उसके अलावा दो एंजाइम्स भी होते हैं। वो एंजाइम्स जो है प्रोटीएज होते हैं जो प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं। उसमें से मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, पेप्सिन। पेप्सिन एक प्रोटीएज है
जो प्रोटीन्स पे एक्ट करता है। अब इसको एक्टिवेट होने के लिए, अपनी एक्टिविटी को मैक्सिमम रखने के लिए पीएच 1 की जरूरत है। अगर पीएच 1 नहीं होगी तो ये पेप्सिन जो है, इसकी एक्टिविटी जो है मैक्सिमम नहीं हो। ठीक हो गया। अब कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं। अब उनको वर्क करने के लिए अल्कलाइन कंडीशन की जरूरत होती है, पीएच 8 या 9 की जरूरत होती है। तो डिफरेंट एंजाइम्स हैव डिफरेंट पीएच रिक्वायरमेंट। लेकिन जो अगर हम बात करें जो हमारे माउथ में है, क्योंकि हमारे माउथ में स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। स्लाइवा में क्या क्या होता है? स्लाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे हम एमिलेज कहते हैं। अभी हमने जो पढ़ा, ये डाइजेशन वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ भी लेंगे। ठीक है। अब होता क्या है, अब हमारा जो माउथ है स्लाइवा, उसकी तो पीएच 7 है, न्यूट्रल है। ठीक है। ना तो हमारे माउथ की पीएच एसिडिक है, ना हमारे माउथ की पीएच अल्कलाइन है, दैट इज नेचुरल। तो जो एमिलेज है वो नेचुरल पीएच पे एक्ट कर रहा है, दैट इज पीएच 7। ठीक हो गया। सो डिफरेंट एंजाइम हैव डिफरेंट पीएच रिक्वायरमेंट। कुछ एंजाइम पीएच 1 पे वर्क करते हैं, कुछ एंजाइम जो है पीएच 7 पे वर्क करते हैं, कुछ एंजाइम जो है पीएच 9 पे वर्क करते हैं। बेटे, ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में पढ़ेंगे। एंट्रोकाइनेज एक एंजाइम की एग्जांपल है। ठीक है। फिर इस तरह जो है एमिलेज, इंटेस्टिनल एमिलेज जो है वो जो है पीएच 8 पे वर्क करता है। ठीक है। ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिनोजिन है, ये हम जब डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो यही ग्राफ जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं एमिलेज के लिए इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ। तो जैसे जैसे पीएच इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, तो एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज होती जा रही है अनटिल पीएच 7। पीएच 7 पे जो है एमिलेज की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। लेकिन आप 7 से जैसे ही इसको कम करना शुरू करेंगे, बल्कि सॉरी, एक चीज मैं भूल गया, ये ग्राफ में थोड़ी सी चेंजेस आनी है। ठीक है। ये बनेगा जो एमिलेज है। ठीक है। क्योंकि पीएच 1 2 3 पे तो वर्क ही नहीं करेगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, डी नेचर हो जाएगा। तो लेट से ये 6 जो है, 5 और 6 जो है वो पीएच 7 के करीब करीब है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमें यहाँ पे मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम 5 से इंक्रीज करना शुरू करेंगे पीएच, तो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज करना शुरू करेंगे। जैसे पीएच 7 आएगी उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी। ये 5 से मैंने फॉर एग्जांपल लिया है कि अगर 5 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जब 5 से 7 तक जाएंगे तो पीएच जो है इंक्रीज हो रही है ना, तो एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है। लेकिन अगर 1 2 3 4 लें तो उसपे तो बिल्कुल डी नेचर हो जाएगा एंजाइम। ठीक है। एमिलेज जो है डी नेचर हो जाएगा। एमिलेज की मैं बात कर, तो 7 पे आके एमिलेज की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे ही हम 7 से इंक्रीज करेंगे तो देखें उसकी एक्टिविटी जो है वो डाउन आ रही है, तो इसका मतलब वो इनएक्टिव होना शुरू हो जाएगा, डी नेचर होना शुरू। लेकिन अगर हम यही बात पेप्सिन के लिए करें, पेप्सिन, ठीक है, वो 1 to 2 के दरमियान होता है। तो ये पेप्सिन का ग्राफ बन जाएगा, ये एमिलेज का ग्राफ बन गया, ये पेप्सिन का ग्राफ बन गया। मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ये 0 है, यहाँ पे 1 है, दरमियान में 2 है। ठीक है। ठीक हो गया जी। ये यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, तो 1 पे पीएच जो है वो पेप्सिन के लिए रिक्वायरमेंट है, पीएच 1। तो हर एंजाइम की अपनी पीएच रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंट एंजाइम वर्क एट डिफरेंट पीएच, लेकिन ईच एंजाइम वर्क इट्स ओन
एट इट्स ओन पीएच। जैसे पेप्सिन जो है पीएच 1 पे वर्क करता है और एमिलेज पीएच 7 पे वर्क करता है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। अब आप सपोज कीजिए, फर्ज कर लीजिए कि आपके पास जो है सबस्ट्रेट के 50 मॉलिक्यूल्स हैं और जो है एंजाइम के भी 50 मॉलिक्यूल। चलिए 60 कर लें। 50 मॉलिक्यूल एंजाइम के हैं, 60 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के हैं। ठीक है, हाँ जी, रीजॉइन कर लेंगे, डोंट वरी, रीजॉइन कर लेंगे, रीजॉइन कर लेंगे, डोंट वरी बेटा। या आप ऐसा करें, 30 में कर लेता हूँ। जी, अब फाइनल ये है कि 50 मॉलिक्यूल्स हमारे पास एंजाइम्स के हैं, 30 मॉलिक्यूल्स हमारे पास सबस्ट्रेट के हैं। अब आप देखें डिफरेंस 20 का आ रहा है। 50 मॉलिक्यूल एंजाइम के हैं, 30 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के हैं। तो 30 मॉलिक्यूल एंजाइम के जो हैं वो 30 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट के साथ ज्वाइन कर जाएंगे, या 30 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के जो हैं वो 30 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम के साथ ज्वाइन कर जाएंगे उसकी एक्टिव साइट के साथ। तो उनका रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी 20 मॉलिक्यूल जो है एंजाइम के फ्री पड़े हुए हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम 30 की बजाय, ठीक है, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल 50 कर देते हैं। अब 50 ही मॉलिक्यूल्स एंजाइम के हैं, 50 ही मॉलिक्यूल्स सबस्ट्रेट के हैं। तो जितने भी एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे बिजी हो गए हैं। ठीक है, अब हर एक एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ एक सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल अटैच हो गया। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक्टिव साइट हैज बीन फुल। ठीक है, एक कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन ये है कि अगर हम मॉलिक्यूल्स को और ज्यादा इंक्रीज करें, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को और ज्यादा इंक्रीज करें, सपोज वो 60 हो गए, तो अब जो 50 जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो 50 एंजाइम के मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। इसका मतलब एंजाइम की तमाम जो एक्टिव साइट्स हैं वो फुल हो गई हैं। तो 10 मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट के पीछे बाकी बचेंगे, जो किसी भी एंजाइम के साथ ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। तो जब ये पॉइंट रीच होता है, कौन सा पॉइंट, जब ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम्स दे आर fully equipped with substrate molecule, जब तमाम के तमाम एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ जो है वो सबस्ट्रेट ज्वाइन किए हुए हैं और कुछ सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स पीछे वैसे ही पड़े हुए हैं, तो हम कहते हैं ये सैचुरेशन पॉइंट इज। सैचुरेशन पॉइंट क्या है कि जितने भी हमने एंजाइम के मॉलिक्यूल्स ऐड किए थे वो तमाम के तमाम की एक्टिव साइट जो है उनके साथ जो है वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल ज्वाइन कर गए हैं। देयर इज नो मोर फ्री एक्टिव साइट अवेलेबल। तो हम उस वक्त कहते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट हैज बीन अचीव्ड। नाउ द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी कैन नॉट बी फर्दर इंक्रीज, वो कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट ये एक्टिविटी रेट। मैं दोबारा बताता हूँ, रिपीट करता हूँ, जब डिक्रीज करेंगे उसका भी मैं बताता हूँ बेटे। जब जितने भी एंजाइम के मॉलिक्यूल ऐड किए गए हैं उन तमाम के तमाम की एक्टिव साइट्स जो हैं वो फुल हो गई हैं। यानी तमाम जितने भी एक्टिव साइट्स अवेलेबल थी, 50 एक्टिव साइट अवेलेबल थी क्योंकि 15 एंजाइम्स हैं, तो 60 में से 50 जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एंजाइम के साथ ज्वाइन कर गए हैं, तो एंजाइम की एक्टिव साइट जो है फुल हो गई है। देयर इज नो फ्री एक्टिव साइट अवेलेबल राइट नाउ। सो वी से दिस पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट है जब जहां पर कोई भी फ्री एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है, उसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। और हम कहते हैं कि जो रिएक्शन रेट है वो कांस्टेंट हो जाता है।
वो फर्दर इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन अगर हम अब ये क्वेश्चन आया कि मॉलिक्यूल को डिक्रीज कर दें, 60 की बजाय 40 कर दें, तो फिर भी आपके पास एंजाइम की फ्री एक्टिव साइट्स अवेलेबल हो, फिर आपके पास एंजाइम की फ्री एक्टिव साइट अवेलेबल होगी, लेकिन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है, तो वो फ्री के फ्री रहेंगे। अब उसमें आपके पास ये इतना मार्जिन है कि अगर आप और ज्यादा मॉलिक्यूल डाल दें सबस्ट्रेट के, तो रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो सकता है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ इस तरह का होगा। यहाँ पे क्या होगा, जैसे 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 आप सबस्ट्रेट को ऐड करते चले जा रहे हैं, तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं वो ऑक्यूपाइड होती चली जाती हैं, यहां तक अंटिल दिस पॉइंट तक। यहां पर अब मजीद जो है देयर आर नो फ्री एक्टिव साइट अवेलेबल। जब कोई फ्री एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है, आप जितने मर्जी सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल डालते जाएं, एंजाइम एक्टिविटी जो है वो रिएक्शन का जो रेट है फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो जाए। तो यहाँ पर पॉइंट जो बनता है कि इफ वी ऐड more substrate molecules till more than the saturation point, after the saturation point, if we add more substrate molecules after the saturation point, there will be no free active sites available for the substrate to attach, so the enzyme activity become constant, the rate of reaction becomes constant। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट तक तो वो इंक्रीज करेगा, ये यहाँ पर हम सबस्ट्रेट इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो रिएक्शन भी इंक्रीज करता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आकर अगर हम मजीद सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, तो रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ज्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन करने से रिएक्शन रेट है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब इनके अलग-अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि write a note on effect of temperature in enzyme activity, write a note on effect of pH on the enzyme activity, write a note on the effect of substrate concentration on enzyme activity। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक हो गया जी। इसके बाद जो हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट, वो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है। ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, वैसे समझा देता हूँ कि एंजाइम जो एक्शन है वो दो तरीकों से उसके जो मॉडल पेश किए गए थे। एक को हम कहते हैं साइट स्पेसिफिक जो है, जिसको हम लॉक एंड की मॉडल भी कहते हैं। अच्छा, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बेटे मुझसे पूछिए, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए प्लीज। बेटे लॉन्ग क्वेश्चन ये बनेगा, राइट अ नोट ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, या राइट अ नोट ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, इस तरह भी आ सकता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इनका अलग अलग बनेगा, राइट अ नोट ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। राइट अ नोट ऑन इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। राइट अ नोट ऑन इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी। जी, इनकी डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ आपने जब आपने इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, क्वेश्चन आंसर देना है क्वेश्चन का, तो उसमें ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्राफ नहीं बनाएंगे तो यू विल लूज मार्क। यस बेटे, ये ग्राफ लाजमी बनाना है। तो मेरे ख्याल से हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रह जाता है, वो या तो अभी कवर कर लें या नेक्स्ट क्लास में कल कवर कर लेंगे। ठीक हो गया, लेस देन अ मिनट। तो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कल आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इनके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उनके आंसर जो है नोट्स बना के सेंड कर देता हूँ। पीएच